अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन शहजाद मोहसिन और आज हम वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ा था। उसके लिए एक स्पेसिफिक रूल होता है जिसको हमने हेड टू टे रूल कहा था, और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के बारे में भी पढ़ लिया कि वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा। तो आज हम उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो हमें एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा, और फिर हम उसमें एडिशन की बात कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास वेक्टर भी होने चाहिए। तो मान लें कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। क्योंकि वेक्टर एडिशन की बात हो रही है तो कम से कम दो वेक्टर ज़रूर होने चाहिए जिनको हम ऐड करेंगे। तो वेक्टर ए का जो हेड है वो उस पॉइंट को हमने एम कह दिया और वेक्टर बी के हेड को हमने एन कह दिया। अब हम इनको ऐड करेंगे। अब ऐड करने के लिए हमारे पास एक मेथड है हेड टू टे रूल। तो हम इन दो वेक्टर्स ए और बी को हेड टू टे रूल की मदद से ऐड करेंगे इस तरह से, और फिर उसके बाद इसका रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करेंगे आर, जो कि ए और बी का कॉम्बिनेशन है। यानी ए और बी को ऐड किया तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर आ गया, और इस पॉइंट को जहाँ पर ये मिल रहे हैं इसको हमने पी कह दिया। अब तीन वेक्टर्स हमारे पास टोटल बन गए, यानी दो वेक्टर को ऐड किया और तीसरा वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है। इससे आगे हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है, आपने इसको अच्छे से समझना है और वो स्टेप जो है वो अपने जहन में रखने। पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम वेक्टर्स को इनके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करेंगे। वेक्टर ए है, इसके कंपोनेंट बनाएंगे, वेक्टर बी के बनाएंगे, फिर जो तीसरा वेक्टर आर है उसके बनाएंगे। तो सबसे पहले वेक्टर ए के कंपोनेंट बनाएंगे। किस तरह से, हम उसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एक्स के ऊपर। तो ये इसका वाई कंपोनेंट बनेगा, यानी अलोंग वाई एक्सिस, और नीचे जो अलोंग एक्स एक्सिस है इस वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट बनेगा। ये किस तरह से बनता है ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में समझा रखा है, तो इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा। तो वेक्टर ए को हमने उसके कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व कर लिया। अब हम वेक्टर बी के कंपोनेंट बनाएंगे। वेक्टर बी के कंपोनेंट बनाने के लिए दोबारा वेक्टर बी के हेड से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स के ऊपर, और यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की है, क्योंकि इस वेक्टर बी की जो बेस है वो ये वाली है। यहाँ ये बेस नहीं है इसकी, क्योंकि ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है तो ये इसकी बेस है। और एक जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसका, ये वेक्टर बी को हमने उसके कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व कर दिया। अब क्योंकि ये इसकी बेस है, क्योंकि यहाँ से वो एंगल थीटा बना रहा है, तो ये उसका एक्स कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस, और ये जो अलोंग वाई एक्सिस है ये वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट होगा। तो अब हमने वेक्टर ए और बी दोनों को उनके कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व तो कर लिया कि हमारे पास वेक्टर ए का एक्स और वाई कंपोनेंट आ गया, वेक्टर बी का भी एक्स और वाई कंपोनेंट आ गया। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है इसको भी रिजॉल्व करेंगे इसके कंपोनेंट्स के अंदर। इसके भी दो ही बनेंगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अब अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो हम दोबारा इस वेक्टर आर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस एक्स के ऊपर। तो इसको मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से। तो ये हमने इसके कंपोनेंट ड्रॉ किया, ये अलोंग वाई एक्सिस होगा और इसी तरह इसका अलोंग एक्स एक्सिस भी होगा। तो तीनों वेक्टर्स को हम उनके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक दो बातें और याद रखने वाली हैं कि जैसे कि ये ए वाई है, यानी इस वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट है, और अगर ये डिस्टेंस देखें, चलें इनके पहले नाम रख लेते हैं। इसको हमने क्यू कह दिया और इसको हमने आर कह दिया। तो अगर ये डिस्टेंस एम क्यू और आर एस देखें तो ये दोनों बराबर हैं, तो अगर ये ए वाई है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, ए वाई होगा। ऐसे हमारे पास जो एम एस है जो बी एक्स कंपोनेंट यानी वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट है, और ये क्यू आर, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, तो ये भी हमारे पास बी एक्स ही होगा। अब वेक्टर कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व हो गया, तो अब हम पहले इनके एक्स कंपोनेंट की बात करेंगे, यानी अलोंग एक्स एक्सिस की बात करेंगे। उन सब कंपोनेंट को हम ऐड करेंगे। तो ए एक्स, बी एक्स और आर एक्स ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं। किसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं, वेक्टर ए के। वेक्टर ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स है, वेक्टर बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एक्स है, और जबकि वेक्टर आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हमारे पास आर एक्स है। तो यानी सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को देखेंगे। अब अगर देखें वेक्टर ए के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ए एक्स है, तो अगर डिस्टेंस देखें, इसकी मैग्नीट्यूड देखें ओ से क्यू तक है। वेक्टर बी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमारे पास बी एक्स और इसकी मैग्नीट्यूड है एम एस, और जबकि वेक्टर आर के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर एक्स है इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास ओ आर है। इसकी मतलब टोटल वेक्टर की जितनी लेंथ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी बनेगी, ओ आर बनेगी।
अब अगर यहाँ पर जो अगर आर एक्स की हम बात करें, यानी आर एक्स से मुराद है ओ आर, ये कम्बिनेशन है, ये कंबाइन किया हुआ है हमने ओ से क्यू एन क्यू से आर। लेकिन ओ क्यू प्लस क्यू आर अगर करें तो हमारे पास टोटल लेंथ ओ आर आती है, जो कि यहाँ पर लिख देंगे। यानी ओ आर किसके इक्वल होगा, ओ क्यू प्लस क्यू आर। अब यहाँ पर देखिए क्यू आर और एम एस ये दोनों लेंथ इक्वल हैं, तो हम इस क्यू आर की जगह पर एम एस भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हमने एम एक्स लिख दिया। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ओ आर ये हमारे पास किसके इक्वल है, आर एक्स के इक्वल है, यानी ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और ओ क्यू हमारे पास वेक्टर ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी ए एक्स है, यानी इस ओ क्यू की जगह पर हम ए एक्स लिखेंगे। इसी तरह से क्यू आर, इसकी जगह पर हम, ये क्यू आर इक्वल है एम एस के, तो इसकी जगह पर हम बी एक्स लिखेंगे, तो इसकी वैल्यूज लिख देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा आंसर। तो हमारे पास इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कॉम्बिनेशन है वेक्टर ए के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वेक्टर बी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यानी अगर हम वेक्टर ए और बी जिनको हमने ऐड किया उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड करें तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल आता है। इसको यहाँ मैथमेटिकल फॉर्म जो लिखी हुई इसी से समझे कि वेक्टर ए और बी को हमने ऐड करके रिजल्टेंट बनाया था, तो इसी वेक्टर ए इसका एक्स कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वेक्टर बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके इक्वल आएगा, जो कि है आर एक्स। अब हम इसके वर्टिकल कंपोनेंट को भी इसी तरह से ऐड कर सकते हैं। देखिए अगर इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसके इंडिविजुअल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन के इक्वल है, इसी तरह हमारे पास इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। वर्टिकल किस तरह से होगा, वाई कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो वाई कंपोनेंट, इस रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट कौन सा बनता है, आर वाई, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम वेक्टर ए और वेक्टर बी के वर्टिकल कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा। अब वेक्टर ए का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, ए वाई। वेक्टर बी का, यानी वेक्टर बी का वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला बनता है पी एस, ये वाला, तो ये है बी वाई। अगर हम इस ए वाई प्लस बी वाई इनको यानी ऐड करें तो टोटल ये वाली लेंथ बनती है, और टोटल ये लेंथ किसके इक्वल है, आर वाई के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। तो इस तरह से हमने इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिजल्टेंट वेक्टर का और इसका वर्टिकल कंपोनेंट दोनों फाइंड कर लिए हैं। अब यहाँ पर जो आर एक्स और आर वाई हैं ये वेक्टर आर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। तो हम इनको जब वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, यानी रिजल्टेंट वेक्टर को हमारा आर एक्स आई प्लस आर वाई जी के इक्वल आएगा। अब यहाँ पर आर एक्स की वैल्यू हमें पता है, जो कि अभी हमने फाइंड किया है, वो ए एक्स प्लस बी एक्स है। इस आर एक्स की जगह पर हम इसके ए एक्स और बी एक्स पुट कर देंगे, और आर वाई की जगह पर हम ए वाई प्लस बी वाई पुट कर देंगे। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीकाकार हम इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। उसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास ये आती है, यानी इसका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमें इस रिजल्टेंट वेक्टर की अगर डायरेक्शन फाइंड करनी है तो हमें थीटा फाइंड करना होगा इसका, और थीटा फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो tan इनवर्स y बाई एक्स, मतलब कि जो इसका y कंपोनेंट होगा उस रिजल्टेंट वेक्टर का आर वाई डिवाइडेड बाय उस रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट, इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं। तो आर वाई की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया जो कि ए वाई प्लस बी वाई है, और आर एक्स की वैल्यू हमारे पास ए एक्स प्लस बी एक्स है। दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे तो इस तरह से हमारे पास इसकी डायरेक्शन आ जाएगी, यानी थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और जो थीटा की वैल्यू होती है वही उस वेक्टर की डायरेक्शन होती है। अब ये तो थे दो वेक्टर जिनको हमने ऐड किया। अगर दो से ज़्यादा वेक्टर होते, 3 होते, 4 होते, नंबर ऑफ वेक्टर्स होते, तो इनके कंपोनेंट भी इसी तरह से इंक्रीज हो जाते। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें रिजल्टेंट वेक्टर की, तो 2 वेक्टर होने की वजह से हमने ए एक्स प्लस बी एक्स लिखा। अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर हैं, मान लें कि 3 वेक्टर हैं या 4 वेक्टर हैं, तो फिर उसका एक्स कंपोनेंट इंक्रीज होते चले जाते। 2 वेक्टर होने की वजह से 2 एक्स कंपोनेंट आए थे, मतलब इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आए थे। अगर 3 वेक्टर्स होते तो 3 होते, 4 वेक्टर होते तो 4 होते। तो यहाँ से लिखा हुआ है कि ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि अगर हमारे पास 3 होते तो यहाँ सी एक्स आता, अगर हमारे पास एक और वेक्टर होता तो यहाँ पर डी एक्स आ जाता है। सिमिलरली हमारे पास वाई कंपोनेंट भी इसी तरह से इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो अब हम इनको स्टेप्स को देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से स्टेप किए हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमने
वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व किया, दो वेक्टर ए और बी के, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को मिला के हमने रिजल्टेंट वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाया, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के वर्टिकल कंपोनेंट्स को मिला के रिजल्टेंट वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट बनाया। फिर हमने उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की, फिर हमने उसकी डायरेक्शन फाइंड की। अब यहाँ पर ये जो थीटा होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस वेक्टर के दरमियान एक एंगल होता है जो कि हमें डायरेक्शन बताता है। अब वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर भी हो सकता है, सेकंड के अंदर भी हो सकता है, थर्ड के अंदर भी हो सकता है और फोर्थ के अंदर भी हो सकता है। अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी। तो अगर थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले एक एंगल फाई फाइंड कर लेंगे इस फार्मूले की मदद से, tan इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। इससे हमें वैल्यूज पता चल जाएगी कि यहाँ फाई की वैल्यू क्या है। अब फाई क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट बना लिया, इसके ये x नेगेटिव एक्स, वाई नेगेटिव वाई, ये हमने फाइंड कर लिया, और हमारे पास चार तरह के कोऑर्डिनेट बन गया, यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पर जो आर एक्स और आर वाई है रिजल्टेंट वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट है। अगर तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स की वैल्यू दोनों की प्लस आती है, इसका मतलब है कि रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। लेकिन अगर आर एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है लेकिन वाई एक्सिस की पॉजिटिव आ रही है, इट्स मीन कि वो रिजल्टेंट वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, तो तब हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आता है। और इसी तरह से अगर आर एक्स पॉजिटिव है और आर वाई नेगेटिव है तो अब हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा? इसके लिए आप इन दो प्लेन को समझें, यहाँ पर पॉजिटिव एक्स है और यहाँ पर पॉजिटिव वाई। ये दोनों प्लेन में एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तभी ये फर्स्ट के अंदर आएगा। अगर हम सेकंड की बात करें तो यहाँ पर ये नेगेटिव एक्स है लेकिन यहाँ वाई की वैल्यू तो पॉजिटिव। मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूँ, इस प्लेन की जहाँ पर ये कर्सर घूम रहा है। इस प्लेन में अगर मैं देखूँ सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर देखूँ तो यहाँ पर y पॉजिटिव है जबकि x की वैल्यू नेगेटिव है। इस तरह से अगर x नेगेटिव और y पॉजिटिव हुआ तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट में देखें तो यहाँ x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है। दोनों वैल्यूज जब नेगेटिव होंगी तो ये हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट बनेगा। और यहाँ पर देखें ये पॉजिटिव x नेगेटिव y है, तो यानी y जब नेगेटिव होगा और x पॉजिटिव होगा तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। लेकिन अगर रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा तो थीटा की और इस फाई की वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी। अब फाई क्या है? फाई हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है, एक्स एक्सिस के साथ नियरेस्ट एंगल होता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा तब हमारे पास फाई और थीटा की वैल्यू बराबर रहेगी। इस चीज़ को अभी हम एक डायग्राम से भी समझेंगे। अगर वो रिजल्टेंट वेक्टर सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा तो तब थीटा हम फाइंड करेंगे 180 माइनस 5, यानी फाई तो हमने यहाँ से इस फार्मूले से फाइंड कर लिया होगा, बस उसमें 180 में से उस फाई को माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास थीटा होगा, ठीक है। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो वो 180 प्लस 5 होगा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा तो 360 माइनस 5 होगा। चलिए इस चीज़ को समझते हैं डायग्राम की मदद से। अगर तो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इस तरह से, ये हम मान लें कि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है। अब फाई क्या होता है? एक्स एक्सिस के साथ जो नियरेस्ट एंगल होता है वो होता है, और जो थीटा होता है वो भी यही एंगल होता है। तो तब हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और फाई ये दोनों बराबर रहेंगे। लेकिन अगर रिजल्टेंट वेक्टर रहे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, फाई मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस के साथ नियरेस्ट एंगल होता है। यहाँ पर नियरेस्ट एंगल इसका ये वाला बनता है, जहाँ पर ये मैंने फाई लिखा है, इस साइड पे नहीं बनता, इससे तो बहुत दूर बनता है। इस रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका नियरेस्ट एंगल ये वाला बन रहा है, जबकि ये एंगल जो है ये हमारे पास थीटा है। अगर हमने ये थीटा फाइंड करना है तो देखें ये पूरा जो एक्स एक्सिस है ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 होता है। अगर 180 में से ये वाला एंगल माइनस कर देंगे, जो कि हमें पता है, जो कि हमने उस पिछले फार्मूले से फाइंड किया हुआ है, 180 में से अगर ये 5 माइनस कर देंगे तो जो बाकी बचेगा वही थीटा होगा। तो इस तरह से हम रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पर है या कितनी उसकी डायरेक्शन है वो फाइंड कर सकते हैं 180 माइनस 5 की मदद से। लेकिन अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो हम देखें जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका एंगल तो हमने हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है।
तो ये तो बात तय है कि हमने इसका जो एंगल लेना है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर चलना है और इसको वेक्टर तक लेकर आना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे हमने यहाँ पर किया ऐसे, इधर भी इसी तरह से होगा। जबकि जो फाई है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ नियरेस्ट एंगल है, तो ये वाला फाई एंगल बनेगा। अब हमें पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका एंगल होगा 180 प्लस ये फाई, तब ये पूरा एंगल थीटा बनेगा। तो हमें पता है कि जो फाई है वो हमने पहले से मालूम किया होगा, उस फॉर्मूले की मदद से 180 प्लस फाई करेंगे तो हमारे पास थीटा आ जाएगा। ऐसे ही अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है तो ये एंगल बनता है हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस रिजल्टेंट वेक्टर आर तक ये वाला एंगल थीटा बनता है। अब फाई कौन सा एंगल होगा, अब हम फाई इधर से नहीं लेंगे क्योंकि ये तो बहुत दूर है। एक्स एक्सिस के साथ मैंने बताया कि नियरेस्ट एंगल होता है, तो अब की बार जो नियरेस्ट एंगल होगा वो ये वाला बनता है, तो ये हमारे पास फाई होगा। इससे कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सादा सी बात है समझने के लिए कि हमने एक्स एक्सिस के साथ नियरेस्ट एंगल देखना है फाई के लिए, और थीटा के लिए तो हमें पता है कि वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके चलना है। तो यहाँ पर देखिए पूरे के पूरे एंगल देखें तो ये 180 ये बनता है, 180 नीचे बनता है, तो टोटल 360 बनता है। अगर 360 में से ये वाला पोर्शन जो कि 5 हमें नाउन है ये माइनस कर देंगे, जो बाकी बचेगा वो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें ये पता है कि वो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, और वो लाई किस क्वाड्रेंट में करता है ये हमें पता चलता है उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की वैल्यू से, कि आया कि वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, उससे हमें पता चलता है। थैंक यू सो मच।